गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली आपकी थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है, थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। अभी तक हमने इंडिफरेंस कर्व कर चुके हैं, हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कर चुके हैं। इसी के साथ जब हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी को शुरू किया था तो उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट आया था आपका इंडिफरेंस कर्व, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड वाले से में आता है थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। बेसिकली हमने अब तक जो दो थ्योरीज़ की हैं वो एक की है अपने कार्डिनल यूटिलिटी, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी किया है और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी किया है। लेकिन जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच थी बेसिकली वो बेस्ड थी कुछ कार्डिनल नंबर्स पर, जिसमें हमने बोला था कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट इसकी जो अजम्पशंस थी वो बहुत ही अनरियलिस्टिक थी, क्योंकि हम यूटिलिटी को एज अ नंबर्स में ऐसे काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मीन्स मार्शल की जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस था वो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड था, जिसमें हम यूटिलिटी को क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेज़र कर सकते थे, जो कि इन रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड हमने स्टडी किया है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, हम बोलते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से सुपीरियर है इंडिफरेंस एनालिसिस, मींस ऑर्डिनल नंबर्स के ऊपर या ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इसमें हम यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट है जो इस थ्योरी को या फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को कुछ पॉइंट्स पर अनरियलिस्टिक बोलता है या फिर सब्जेक्टिव बोलता है। क्लियर है? तो बोथ जितनी भी हमने अभी तक ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल मीन्स कार्डिनल यूटिलिटी और जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ा है वो बेसिकली सब्जेक्टिव है और इंट्रोस्पेक्टिव है, जिसमें एक्सप्लेनेशंस जो दी गई हैं वो साइकोलॉजिकली दी गई है। मीन्स इंसान जो सोचता है, मीन्स उसकी थिंकिंग के बारे में बात की गई है। लेकिन जो थ्योरी रिवील्ड प्रेफरेंस है वो बिहेवियरलिस्टिक है। इसमें हमने कंज्यूमर के एक्चुअल बिहेवियर के बारे में बात की है कि वो सोचने से उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल में जो उसका बिहेवियर है किसी चीज़ को परचेज़ करने का या उसकी प्रेफरेंस का, तो इसमें मेनली इसको फोकस किया गया है। तो जो ऑर्डिनल मेजरमेंट थ्योरी है उसमें हमने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को ज़्यादा स्ट्रेस किया है। ये जो थ्योरी है ये इंट्रोड्यूस की गई थी पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा इन 1948। इसके बाद इसको फर्दर एलोबरेट किया गया था एच ए हॉकर ने इन मई 1950। ठीक है, इस जो ये थ्योरी है आपकी कंज्यूमर प्रेफरेंस की, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को रिवील किया जाता है इन एक्चुअल बिहेवियर, इसको फोकस किया है कि कंज्यूमर एक्चुअली में क्या परचेज करता है उसको फोकस किया जाएगा। उसके बेस पर ही हम कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। तो एक तरीके से ये एक बिहेवियरलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें हमने थिंकिंग पे मीन्स साइकोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि उसके बिहेवियर को ज़्यादा हमने स्ट्रेस किया है। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास बात आती है कि क्या डेफिनेशन दी गई है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के लिए। तो रिवील्ड प्रेफरेंस के लिए बोला गया है इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हमने कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज किया है, जो कि बेस्ड ओनली ऑन द चॉइसेस एक्चुअली मेड बाय द कंज्यूमर, जो कि बेस है किस चीज़ पर कि कंज्यूमर एक्चुअल में क्या चॉइसेस करता है इन वेरियस प्राइस इनकम सिचुएशंस में। सो दिस इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर्स रिवील्ड प्रेफरेंस। क्लियर है? ये कंज्यूमर की रिवील्ड प्रेफरेंस के ऊपर बेस है, ना कि उसकी थिंकिंग के ऊपर बेस है। क्लियर? तो अब हम इसके बारे में कुछ बेसिक अजम्पशंस को देखेंगे कि हमारी जो थ्योरी है रिवील्ड प्रेफरेंस की वो किन किन अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास रेशनैलिटी का। रेशनैलिटी हम पहले भी कर चुके हैं कि कंज्यूमर जो है वो एक रेशनल बीइंग हैगा, मीन्स वो बहुत ही सोच समझकर अपने डिसीजंस को लेता है और प्रेफर करता है ऐसे कॉम्बिनेशंस को, मीन्स जिसमें वो अपनी लिमिटेड इनकम में मोर से मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को खरीद सकता है। क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन में काम करता है जहाँ पर कम गुड्स की बजाय वो ज़्यादा गुड्स को परचेज़ करना पसंद करेगा। ठीक, जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल इंक्रीज़ हो जाए। मीन्स उसकी जितनी बजट लाइन है या फिर जो बजट हैगा वो उससे अंदर की बजाय उस लाइन पर जो भी कॉम्बिनेशंस आएंगे उनको लेना पसंद करता है। उसके अलावा उसके जो भी प्रेफरेंसेस या फिर जो और
कॉम्बिनेशन बचते हैं उनको इन्फीरियर बोला जाता है। क्लियर है। सेकंड आपके पास आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मतलब है कि कंज्यूमर अगर किसी कॉम्बिनेशंस में से या फिर बंडल ऑफ चॉइसेस में से किसी एक बंडल ऑफ चॉइस को पसंद कर लेता है, उसको चूज़ कर लेता है। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे बंडल ऑफ गुड्स अवेलेबल है, जैसे ए बी सी डी, लेकिन अगर कंज्यूमर ने ए को प्रेफर कर लिया है तो वो आगे आने वाली सिचुएशन में या फिर किसी और सिचुएशन में जिसमें ए भी अवेलेबल है वो किसी और कॉम्बिनेशन को चूज़ नहीं करेगा। मान लीजिए अगर कंज्यूमर चाय को पसंद करता है, टी को पसंद करता है और उसके पास ऑफ़र में कॉफ़ी भी है, तो चाहे कोई और सिचुएशन क्यों ना आ जाए वो कभी भी कॉफ़ी को प्रेफर नहीं करेगा चाय के बदले में। क्लियर है। तो यही कंसिस्टेंसी है कि कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस के साथ, अपनी चॉइस के साथ स्ट्रिक्ट रहता है। क्लियर। अगर ए को प्रेफर किया गया है बी के कंपैरिजन में तो कभी भी कंज्यूमर मीन्स अगर ए को प्रेफर किया है बी में तो वो कभी भी नहीं करेगा बी को प्रेफर ए के कंपैरिजन में। क्लियर है ये बात। तो इसे ही हम बोलते हैं कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर रहता है वो कंसिस्टेंट रहता है, या फिर जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो पीरियड ऑफ टाइम में चेंज नहीं होता। क्लियर। थर्ड वन है आपके पास ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का भी यही मतलब आता है। मान लीजिए कंज्यूमर ए को प्रेफर करता है बी के बदले में और बी को प्रेफर करता है सी के बदले में और सी को प्रेफर करता है डी के बदले में, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर हमेशा इस बी सी और डी के बदले में ए को ही ज़्यादा प्रेफर करेगा। मीन्स ये ट्रांजिटिविटी का बिहेवियर दिखाया जाता है कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो ट्रांजिटिव रहती हैं। क्लियर है। मीन्स अगर आपके पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, मान लीजिए ए बी सी डी, तो कभी भी अगर कंज्यूमर ए से ज़्यादा बी को प्रेफर करता है, बी से ज़्यादा ए को प्रेफर करता है और सी से ज़्यादा बी को प्रेफर करता है, तो वो अल्टीमेटली ए को प्रेफर करेगा सी के बदले। क्लियर है। ये होता है आपकी ट्रांजिटिविटी। अब बात आती है आपके पास फोर्थ, जो कि दे रखा है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। इसमें यही बोला गया है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम के इंक्रीज होने से कंज्यूमर की डिमांड भी इंक्रीज होगी। इफ़ इनकम इंक्रीजेज देन डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। ये रिलेशनशिप रहता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग भी समथिंग ट्रांजिटिविटी की तरह ही होता है कि कंज्यूमर की जो चॉइस है, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं होती है। इसे ही हम स्ट्रॉन्ग एग्जिम या फिर स्ट्रॉन्गली डिसीजन भी बोलते हैं। मीन्स अगर कंज्यूमर एक बजट कंस्ट्रेंट के अंदर न अल्टरनेटिव उसको अवेलेबल हैं तो वो सेम प्राइस पर भी अगर उसको ए बी सी अवेलेबल है, मान लीजिए आपको यही दे रखा है, यहाँ पर आपको ए दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है, यहाँ सी दे रखा है, ये डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, ये जी दे रखा है, तो कंज्यूमर के पास ये बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल है। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग ये कहती है अगर कंज्यूमर ए को प्रेफर करता है बी और सी के, जबकि ये भी उसको सेम बजट लाइन पर अवेलेबल है, तो उसका जो डिसीज़न होगा वो इस बजट लाइन पर इनडिफरेंट नहीं होगा। अगर उसको ए प्रेफर है तो वो ए को ही चूज़ करेगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो। क्लियर है ये बात कि जो उसका प्रेफरेंस है, जो एग्जिम है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन आपने इनडिफरेंस कर्व में क्या देखा था कि इनडिफरेंस कर्व में अगर ये कॉम्बिनेशन दे रखे हैं तो ये आपको सेम यूटिलिटी देंगे, ना कम ना ज़्यादा। मीन्स अगर आप ए को चूज़ करो, बी को चूज़ करो, सी, तो ये तीनों जो हैं ये एक तरीके से इनडिफरेंट होंगे इस इनडिफरेंस कर्व पर, इस बजट लाइन पर। लेकिन रिवील्ड प्रेफरेंस में अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस ए के लिए रिवील्ड है तो वो बी और सी उसके लिए इन्फीरियर होंगे, ना कि बेटर।
क्लियर है ये बात। और जो बजट लाइन के अंदर आते हैं वो उसकी बजट लाइन में वो कम पसंद करता है उसको ख़रीदना, क्योंकि उनको ख़रीदने के बाद उसके पास मनी बचता है जिससे उसको फुल सेटिस्फेक्शन नहीं होती, इसलिए हमेशा बजट लाइन पर प्रेफर किया जाता है। अब ये कंज्यूमर की चॉइस है कि वो ए को पसंद करे, बी को करे या सी को करे, लेकिन अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस ए के लिए रिवील्ड है तो वो कभी भी बी और सी को प्रेफर नहीं करेगा। क्लियर है ये बात कि इसे ही हम स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद कांस्टेंट टेस्ट कि कंज्यूमर के जो टेस्ट हैं वो टाइम पीरियड में चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। 7th पॉइंट इसमें आता है कंज्यूमर कैन बी इंड्यूस्ड to purchase any basket of wood if its price is made sufficiently attractive। मीन्स ठीक है, हम कंज्यूमर के टेस्ट को या कंज्यूमर की चॉइस को चेंज कर सकते हैं, वो भी कब, जब कंज्यूमर के उस प्रेफरेंस के लिए प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिए जाते हैं। क्लियर है, यही कुछ थ्योरी हैं, यही कुछ अजम्पशंस हैं जो रिवील्ड प्रेफरेंस के साथ जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट आपके पास बात आती है कि एक्चुअल में रिवील्ड प्रेफरेंस को हम एक ग्राफ के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास दो गुड्स हैं, गुड्स एक्स एंड गुड वाई। क्लियर है, और ये एक बजट लाइन दे रखी है, मान लीजिए एम और एन, और ये कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड है ए बी सी डी ई एफ। तो एफ जो है ये तो बजट लाइन के बाहर है, जो कि एक्सपेंसिव होता है और कंज्यूमर इसको परचेज नहीं कर सकता, लेकिन जो कॉम्बिनेशन एम एन लाइन के अंदर है या एम एन लाइन के ऊपर है, कंज्यूमर इनको चूज़ कर सकता है। मान लीजिए कंज्यूमर इस सिचुएशन में ए को प्रेफर करता है, मीन्स एक्स गुड्स के लिए x1 और y गुड्स के लिए y1 कॉम्बिनेशन को चूज़ कर लेता है, तो कंज्यूमर के लिए जितने भी ये ऑप्शंस बचते हैं जो इस OMN एरिया के अंडर आते हैं, ये उसके लिए इंफीरियर होंगे, लेकिन हमें इसमें एफ़ को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बजट लाइन के बाहर है, जो कि कंज्यूमर की पहुंच से दूर है, इसके लिए इसे हम इंफीरियर नहीं बोलेंगे, बल्कि कंज्यूमर इसको परचेज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्लियर है, लेकिन रिवील्ड प्रेफरेंस अगर कंज्यूमर की इस लाइन पर भी तीनों पॉइंट्स में से ए के लिए है, तो कंज्यूमर के लिए ये भी इंफीरियर कॉम्बिनेशन होंगे, और ए के लिए कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो रिवील्ड प्रेफरेंस होती है। यही इसका एक बेसिक आइडिया दे रखा है कि एक्चुअल में रिवील्ड प्रेफरेंस होती क्या है, उसको हम किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन होती है कि कंज्यूमर एक्चुअल में क्या डिसीज़न लेता है, एक्चुअल में वो क्या परचेज़ करता है, उसे ही हम रिवील्ड प्रेफरेंस बोलते हैं। क्लियर है, आज के लिए इतना ही बहुत है।